नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब थम गया है। अब कुछ ही घंटों की बात है जब तमाम राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले इस बार के चुनाव प्रचार में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो माहौल को बदल सकते हैं, कौन कौन से ऐसे बयान हैं जो किसी भी पार्टी का खेल खराब कर सकते हैं। कुल मिलाकर चुनावी ऊंट किस करवट बैठता दिख रहा है पंजाब में इस बार। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट रमणीक सिंह मान जी। नमस्कार रमणीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू। अब तो रमणीक जी कुछ घंटे ही बचे हैं वोटिंग के लिए, तो पंजाब में किस तरह की बयार बहती आपको दिख रही है? अभी तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एक्चुअली। इट्स ये एक ऐसा इलेक्शन है कि इसको इतनी जल्दी कॉल करना बड़ा मुश्किल है, और ये जिस दिन पिटारा खुलेगा उस दिन ही पता लगेगा कि ये आखिर किस तरफ को बहा। क्या हुआ कि पिछले दिनों जब मोदी जी आए तो मोदी जी के आने के बाद कुछ एक माहौल और वातावरण बदलता हुआ दिखा। अब चन्नी जी के बयान के बाद जो एक कांग्रेस की तरफ से मोह भंग हुआ लोगों का, बिकॉज ये जो मतलब ऐसी सोच है, ये इतनी जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों को। पीपल पीपल डोंट रिलेट विद सच थिंकिंग। तो जो आम आदमी पार्टी का गेन हो रहा है वो कांग्रेस का सीधा सीधा लॉस हो रहा है, और जो पहले आम आदमी पार्टी का लॉस था वो सीधा सीधा अकाली का गेन था। तो बहुत कुछ जो है ना, इस वक्त जमीनी अगर आप स्थिति पूछें तो बहुत फर्क पड़ा है। और अभी भी आई पर्सनली फील के त्रिशंकु ही है, अभी भी इट्स अ हंग असेंबली। इट्स नॉट गोइंग इन एनीबडीज फेवर, इवन टुडे इट्स नॉट गोइंग इन एनीबडीज फेवर। बट डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का पिछले 3 दिनों में कुछ आधार बेटर हुआ है। वो सीधा सीधा कांग्रेस का लॉस है, बट अभी भी जो बल्क वोटर्स हैं, जो डेरा के वोट हैं या और जो वोट्स हैं, वो तमाम देखने वाली बात है कि आखिर किस दिशा में जाएंगे। ये बताइए कि ये जो कुमार विश्वास ने जो स्टेटमेंट दिया है अरविंद केजरीवाल को लेकर, जिस पर वो आज सफाई दे रहे थे, ये स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी को कितना भारी पड़ सकता है? नहीं, बहुत भारी पड़ी। देखिए, डेफिनेटली ये सिर्फ कुमार की बात नहीं है। अलका लांबा ने बोला है, गुल पनाग ने बोला है। अगर देखिए, बात यह है कि अगर अकेले कुमार बोले, और जिस तरह उन्होंने अकेले कुमार की बात का जवाब दिया कि एक कवि ने कविता पढ़ी, अरे वो कविता नहीं पढ़ी, उसने बयान दिया है। उसने आप जो है वो कवर अप कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप पोछा मार लो उसके ऊपर। बट द फैक्ट रिमेन्स कि वो कवि ने कविता नहीं पढ़ी, उन्होंने एक सच्चाई बयान करी है जो उनका उनके साथ तजर्बा रहा। और ये पहली बार नहीं कहा कुमार ने ये बात पहले भी कही थी। और डिफरेंस ये है कि इस बात को गुलपनाग ने भी कहा है, इस बात को अलका लांबा ने भी कहा है, और आप धीरे धीरे देखेंगे आने वाले समय में और भी लोग इस बात को वाजे करेंगे। और अरविंद, देखिए, उसके चेहरे पे मत जाइए, वो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है उस पर मत जाइए। उसकी शख्सियत जो है वो बहुत काली है। और इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये आदमी पावर हंग्री है। जिन्होंने इसको इस पायदान तक पहुंचाया उनको इसने छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाए। और जिन लोगों ने पार्टी को सफल करने में, या आम आदमी पार्टी की संस्थापक जो मेंबर हैं, या जो लोग पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, पिछले चुनाव से ठीक पहले जथेदार सुच्चा सिंह छोटेपुर को इन्होंने पार्टी से बाहर किया। उसके बाद निरंतर बड़े नेता, चाहे वो धर्मवीर गांधी हो, चाहे वो HS फुल्का हो, चाहे वो गुरप्रीत, मतलब देर आर मेनी पीपल जिन्होंने पार्टी छोड़ी। इनके आप मान के चलिए 20 में से 12 MLA तो पार्टी छोड़ गए थे पिछले चुनाव से पहले, इस चुनाव से पहले। तो ये जो बातें हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर सच्चाई है। और मैं शुरू से कहता आया हूं कि ये खतरनाक आदमी है, खतरनाक लोग हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा जो है वो सिर्फ बयानबाजी करने की है, दूसरों पे लांछन लगाने की है, झूठे आरोप लगाने की है। और उसके बाद जब मौका निकल जाता है, उस वक्त ये फिर आगे बढ़ के माफी मांग लेते हैं कि साहब हमसे गलती हो गई। ये कोर्ट में हल्फिया बयान देते हैं। चुनावी बयान तो इनके अलग होते हैं, और बाद में जिनके कोर्ट में हल्फिया बयान जाते हैं वो अलग होते हैं। तो अभी इन्होंने आज नया शगुफा छोड़ा है कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और अकाली दल तीनों एक है। तो मैं ये मतलब
किसी बात को आज तक अरविंद ने जितनी बातें कही हैं उनमें से किसी बात को अरविंद सिद्ध नहीं कर पाए, कभी नहीं सिद्ध कर पाए, सिर्फ इल्जाम लगा के भग लेते हैं। दैट इज ऑल ही डज। और फिर वो तो अपने कायम रहते हैं। हमने दिल्ली में जब उन्होंने पहली बार शपथ ली थी, उससे पहले जब वो अन्ना के साथ थे, तब भी वो कहते थे, वो बच्चों की कसम खाते थे और कहते थे कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। तो वो तो अपने बयान पर कायम नहीं रहते, तो दूसरों के बयान के बारे में क्या सफाई देंगे? वो झूठा आदमी है सरासर। देखिए, बच्चों की झूठी कसम खाना एक बात है, अपने मेंटोर्स को डिच करना दूसरी बात है, और देशद्रोहियों के साथ मिलके अपनी राजनीति चमकाना एक अलग बात है। इन्होंने हर वो एक्सपेरिमेंट किया है जिसके अंदर देश का अहित होता है, देश का नुकसान होता है, जिसके अंदर इनका अपना निजी हित होता है, इनका अपना फायदा होता है। इन्होंने चंदे के लिए खालिस्तानियों के साथ हाथ मिलाया। इन्होंने पैसे के लिए अपने काडर के जो इनके जो डेडिकेटेड वर्कर्स होते हैं, जो इनकी पार्टी के साथ लगे रहे, उनके इनको इन्होंने बाईपास करके टिकटें बेची हैं। तो मैं, देखिए, मैं आई कैन बी वेरी क्रिटिकल ऑफ अरविंद, और मतलब कई बार मुझे लगता है कि मैं ज्यादा क्रिटिक हूं, बट सच्चाई यही है कि अब आप किसी और तरीके से कैसे उसको शुगर कोट करके बात कहो। अब सीधी सीधी बात अगर कहनी है तो ये आदमी बेसिकली फ्रॉड है। ही इज अ फ्रॉड, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये आदमी फ्रॉड है। अच्छा, ये बताइए कि भगवंत मान को सीएम का चेहरा घोषित करने के पीछे भी तो कोई स्ट्रेटेजी रही होगी, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में मुझे याद है कुमार विश्वास ने ही कहा था कि इन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि ये किसी ना किसी तरीके से पार्टी के अंदर मतभेद फैलाकर सीएम की कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ये थ्योरी भी आई थी। तो इस बार इतनी आसानी से वो भगवंत मान के लिए राजी कैसे? आसानी से कहा, भगवंत हैड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। और भगवंत ने कई बार अपने पीछे लोगों को रैली करके भी दिखाया। सीएम चन्नी के घर का घेराव था, उसमें इनके पार्टी के एमएलए सिर्फ 4 पहुंचे, और उस वक्त भी ये वाजे हुआ कि लोग अरविंद की लीडरशिप से खुश नहीं है, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकारें चले उससे खुश नहीं है। वो चाह रहे थे कि लोकल लीडरशिप को पैट किया जाए, लोकल लीडरशिप को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा भी था कि जी हम आपको कोई पंजाब से कोई सरदार देंगे, कोई लीडर देंगे आपको। जबकि दिल्ली के अंदर इन्होंने अपने कैबिनेट में आज तक कोई सिख नहीं लिया, तीसरी टर्म में भी केजरीवाल, ही हैज नॉट टेकन एनी सिख। और पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर जो इनका मॉडल है, वो मोहल्ले में, हर एक मोहल्ले में ठेके खुलवा रहे हैं। हाउ इज इट गोइंग टू वर्क आउट इन पंजाब? और भगवंत को इन्होंने कहा कि जी मेरा बड़ा आज दिल जीत लिया, भगवंत ने कसम खाई है कि जी मैं शराब पीनी छोड़ दूंगा। अरे कहाँ छूटती है शराब इतनी जल्दी? ये क्या तो कम कर लेंगे, मतलब समझ में आती है बातें। अब मेरे को मतलब ये जो देखो जी ये है जी वो है जी, देखो जी ये मोदी जी ऐसे राहुल गांधी के साथ मिल गए। अरे मोदी राहुल गांधी से क्यों मिलेगा भाई? मतलब देयर इज नो सेंस इन हिज स्टेटमेंट। आप सोच के देखिए ना कि जो पार्टी जिसके लीडर ये कहते हैं कि साहब हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, वो मतलब अब ये अरविंद के लिए कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठी हो जाएगी, अकाली दल सब समेत। तो ये तो बात अरविंद को जवाब देना चाहिए कि जब पहली बार इन्होंने सरकार बनाई, जब इन्होंने जैसे इस बार भगवंत के लिए इन्होंने झूठी सी एक रायशुमारी करी कि 29 लाख हमारे पास लोगों ने रायशुमारी करी है, उसमें इन्होंने कहा कि जी हम बीजेपी कांग्रेस से समर्थन ले या ना ले, बताइए ले या ना ले, वही रायशुमारी। उसके बाद कांग्रेस ने आज तक दिल्ली विधानसभा का मुंह नहीं देखा। तो मैं नहीं समझता कि ये जो बातें कहते हैं अरविंद, उनके अंदर कुछ सत्यता है। ये इट्स अ फ्रिंज ऑफ हिज इमेजिनेशन। और ये आदमी झूठ बोलने में और सफेद झूठ बोलने में, ही इज डन हिज पीएचडी। ये आदमी डॉक्टरेट कर चुका है झूठ बोलने में। और वो अपने आप को एक वास्तव में पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखने के बाद अपनी एक आम आदमी की छवि दिखाने का प्रयास कर रहा है। बट इसकी सच्चाई, चाहे वो आईएएस अफसर के साथ बदसलूकी हो, चाहे वो अपने नेताओं के साथ बदसलूकी हो, चाहे वो लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी की संरचना करने में एक छोटे से कमरे में सोफे के ऊपर सो के जिन लोगों ने पार्टी खड़ी की है, उनको पार्टी से बाहर निकाल के अकेला बैठा मलाई चाट रहा है, ये वो आदमी है। रणजीत सिंह चन्नी को सीएम का चेहरा बनाकर कांग्रेस किस तरफ जाती दिख रही है आपको? क्योंकि कांग्रेस के तो अंदर इतने सारे मतभेद हैं, अलग से मुंह फुलाकर बैठे हुए नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत का देखो, एक तरीके से जो बात नवजोत ने कही है वो सही भी है कि आप सीएम का फेस तो किसी को डिक्लेयर कर दो। सीएम तो तब बनेगा जब मेजोरिटी आएगी। मेजोरिटी आने में तो अभी गुंजाइश है ना, अभी तो मेजोरिटी किसी की नहीं आ रही।
चाहे वो भगवंत मान को आप कह दो कि सीएम बनाएंगे, चाहे वो आप चरणजीत को कह दो हम सीएम बनाएंगे, चाहे आप नवजोत को कह दो सीएम बनाएंगे। सीएम तो तब बनाओगे ना जब आपके पास मेजोरिटी आएगी। तो मेजोरिटी लाने के लिए आप क्या एफर्ट्स कर रहे हो? देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी इज वेरी गुड ऑन सोशल मीडिया, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, और यू शुड ग्रांट देम दैट मच कि इन्होंने सोशल मीडिया पे अच्छा काम किया है। उस सोशल मीडिया का इफेक्ट जमीनी स्तर पे भी उतरा है इस बार, पर जो पिछली बार इनका जितनी लहर थी, जितनी वेव थी, उतनी लहर इस बार नहीं नजर आती। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सही निकलेंगी। आम आदमी पार्टी विल फॉल शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी। और जिस स्थिति में आज अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को लाके खड़ा कर दिया है कि अगर इनको समर्थन की जरूरत हो, इनको कोई पार्टी समर्थन देके तैयार नहीं होगी, इवन इफ इट इज कांग्रेस पार्टी। या जैसे अभी कह रहे हैं कि जी ये तो उनका एजेंट है, ये उसके साथ मिला हुआ, तो ये सारे काम तो इन्होंने शुरू किए ना। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जी साहब हमारे को गाली देते हैं, तो यू डिजर्व इट, यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। आपने सबसे पहले ये नीच राजनीति, गाली गलौज की राजनीति, ये कहना कि दिल्ली तुम्हारे बाप की है, दिल्ली के मालिक हम हैं, और तमाम किस्म की बातें, किसी को आपने शीला दीक्षित तक के ऊपर इन्होंने बड़े बड़े भयंकर आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे। और जिस निर्भया के बलात्कार का इन्होंने इस्तेमाल किया था दिल्ली में सरकार में आने के लिए, वो तमाम इनके पोस्टर्स जो है वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जो उन्होंने छपवा के लगवाए थे कि शीला दीक्षित के आपको बलात्कार चाहिए या साफ सरकार चाहिए। तो ये जिस किस्म की इन्होंने राजनीति उस समय में करी, उसके बाद जो निर्भया के आरोपी हैं उनको सिलाई मशीनें कौन बांट रहा था? मतलब ये जो बातें हैं ना, ये भूलने लायक बातें नहीं है। पीपल विल रिमेम्बर, पीपल विल नॉट फॉरगेट। और आज जिन बातों से ये कहते हैं कि जी हमको गाली देते हैं, तो गालियों का तो सिलसिला आपने शुरू किया राजनीति में जब आप आए। और दूसरा ये दिया चन्नी ने यूपी और बिहार के लोगों को लेकर भैये शब्द का इस्तेमाल किया। प्रियंका वहां थी, वो तो महासचिव है और चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में भी। तो इस तरह की बयानबाजी मतदान से 2-3 दिन पहले ये तो भारी पड़ सकती है ना, लोगों की दिमाग पर तो यही बात रह जाएगी। क्या लगता है आपको ऐसा? नहीं, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ पंजाब जिस स्तर पे आज है, स्पेशली इस बात को जहन में रखते हुए कि बहुत से हमारे जो यूथ हैं वो एक एक बेहतर भविष्य की तलाश में, वो चाहे कनाडा गए हैं, चाहे यूएस गए हैं, चाहे वो यूके गए हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया गए हैं, मतलब तमाम दुनिया के मुल्क में गए हैं, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अमेरिका में, अगर इनफैक्ट अफ्रीका में भी। हाँ, तो अगर हम माइग्रेंट्स को, चाहे वो माइग्रेंट लेबर ही क्यों ना हो, अगर हम माइग्रेंट्स को इस तरीके से दुत्कारेंगे और हम कहेंगे कि साहब इन्होंने बढ़न नहीं देना, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और कई ऐसी अर्बन पॉकेट्स हैं जहां पे जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो डोमिनेट करती है, दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर। और दूसरी एक चीज मैं और बताता हूँ आपको अंजू जी, कि पंजाब के अंदर जो फार्म सेक्टर है हमारा, जो जमींदारा है, उसके अंदर अभी जो हमारी माइग्रेंट लेबर है उसका बहुत बड़ा रोल है। सीजन पे चाहे सोइंग का हो, चाहे कटाई का हो, चाहे बिजाई का हो, दोनों सीजन के वक्त आप देखना, कभी आइए मैं आपको दिखाऊंगा कि रेलवे स्टेशन पे जब यूपी बिहार से लेबर आती है तो हमारे जमींदार वहां पे पहले खड़े होते हैं उनको रिसीव करने के लिए। दिस इज ट्रू। और जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं पंजाब में, या फॉर दैट मैटर नॉर्थ इंडिया में, जम्मू कश्मीर तक भी, उसके अंदर बहुत बड़ा जो तबका है वो यूपी और बिहार से या उड़ीसा से माइग्रेंट लेबर्स आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। उसके बाद चन्नी साहब को सफाई भी देनी, बट इट्स टू लेट। आपकी मेंटालिटी जो है ना, वो जो आपकी मानसिकता है ना, वो आपके बयानों से झलक चुकी। उसको किस तरीके से प्रियंका एंजॉय कर रही थी वो भी सबने देखा। अच्छा, इस बात को इस बैकड्रॉप में भी देखना चाहिए कि भगवान श्री राम जो है उनका जन्म यूपी का, भगवान कृष्ण जो है उनका जन्म यूपी का, मतलब तत्कालीन यूपी का, आज के समय में उत्तर प्रदेश पड़ता है ना, तो ये भी भैया हो गए। अच्छा, जिन संत रविदास के जन्मदिन जहां जिनके जन्मदिन पे खुद गए वो यूपी के। अच्छा, बिहार में पटना साहिब में जन्म है दसम पिता गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह का। और मतलब ये मैं समझता हूं कि बहुत निचला स्तर है डिस्कोर्स का, बात करने का लहजा ये बिल्कुल ठीक नहीं था इनका। और कहीं ना कहीं इनको ना सिर्फ पंजाब में, बट
बाकी जगहों पे भी, तमाम जगहों पे इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पंजाब में तो चलिए 20 तारीख को मतदान है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में तो कुछ फेसेस बाकी भी हैं और उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जब प्रियंका वाड्रा वहां जाएगी तो वहां किस मुंह से वोट मांगेगी? इन्हीं भाइयों से। नहीं, ये तो बड़े बेशर्म है, इन्होंने, इनको क्या फर्क पड़ता है, ये इन्होंने तो अपनी तरफ से कह दिया कि जी उनके कहने का मतलब ये था, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अरे जो तुमने बोला है वही लोग सुन रहे हैं और उसका मतलब लोग खुद ही निकाल रहे हैं। अब ऐसे तो मैंने कल ट्वीट किया था कि मेरा जन्म भी उत्तर प्रदेश का है, माई फादर वॉज इन दी आर्मी, तो मेरा भी उत्तर प्रदेश का जन्म है, तो मैं भी भैया हो गया। सो मतलब आई एम नॉट एक्सेप्टेबल, ये कोई बात थोड़ी ना है कि हमारा तो, हम तो यहीं के हैं, वी बिलोंग टू पंजाब, वी बिलोंग टू दिस लैंड। ये इनके कहने से थोड़ा ना ये डिसाइड हो जाएगा कि भाई कोई कहीं पैदा हुआ या कोई कहाँ का है तो उससे कुछ भी उसका एक इन्फ्रेंस निकाल के बोल देंगे दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। वाई आर नॉट एक्सेप्टेबल भाई? आप बता, आई कैन टेल यू आज भी पंजाब में देयर आर लॉट ऑफ सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो यूपी बिहार से आते हैं, उनको कैडर पंजाब अलॉट हुआ है। आज भी अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस आईपीएस देखेंगे तो बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा शेयर है यूपी और बिहार के अफसर्स का। तो आप कल को क्या बोलेंगे कि जी मेरे को भैया अफसर नहीं चाहिए? आई मीन ये क्या मतलब, वेरी, ये तो एक सिकनिंग सी बात है, बीमार मानसिकता वाली बात है। और इसके अलावा आप चरणजीत सिंह चन्नी को देखिए ना, मुझे तो ऐसे लगने लगा है रमनीत जी की वो तो बड़बोलेपन में सिद्धू से भी 10 कदम आगे निकल गए हैं। पहले पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उस पर बवाल किया उन्होंने, अजीब अजीब बातें बोली, फिर अभी हेलीकॉप्टर उनका उड़ने नहीं दिया गया तब उन्होंने बोली, और अब ये भैये वाला बयान। आखिर वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और क्या सोचकर ये सब बोल रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जब कैसे कंट्रोल हो रहे हैं? जब पीएम के लिए एयर स्पेस रोकी जाती है ना, तो इट्स अ नो फ्लाई जोन फॉर एवरीबॉडी। एंड आपको फेडरल स्ट्रक्चर में बीइंग अ चीफ मिनिस्टर आपको प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल मालूम होना चाहिए। अगर आप ये कह सकते हैं कि संवैधानिक पद हो या ना हो, प्रियंका गांधी मेरी नेता है तो उनको मैं प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर ब्रीफिंग दे सकता हूं, मतलब आप उनको गैर संवैधानिक होने के नाते भी उतना रिगार्ड दे सकते हैं। पर जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो संवैधानिक मर्यादा है उसके लिए आप कहते हैं कि आतंकवादी थोड़ा ना मुझे उड़ने नहीं दिया। अरे भैया, तुम्हारा हेलीकॉप्टर नो फ्लाई जोन में कैसे उड़ेगा? तुम आतंकवादी नहीं हो, तुम पंजाब के मुख्यमंत्री हो, पर देश के प्रधानमंत्री के लिए स्पेस ब्लॉक किया गया है, उसका तुमको आदर सम्मान करना चाहिए। और हेलीकॉप्टर्स लो हाइट पे उड़ते हैं, दे डोंट रीच द एल्टीट्यूड यूजुअल प्लेन्स रीच। तो वो सब मतलब मेरे को नहीं पता, ये बड़ी अहमकाना सी बात थी, बड़ी मूर्खाना सी बात थी, पर उन्होंने करी। बहरहाल आपकी बातों में लगता है कुछ तथ्य है, कोई सच्चाइयां हैं कि भाई इनको कहीं ना कहीं से बताया जा रहा है, और जो भी उनको बताने वाला है वो मेरा ख्याल है उनसे भी बड़ा मूर्ख है। और अगर उस मूर्ख की ये बात मान रहे हैं तो मतलब ये बड़ा टफ कंपटीशन है कि मैं अब किसको बोलूं कि मूर्खता के पायदान पे नंबर 1 पे कौन और नंबर 2 पे कौन हारा सबसे बड़ा मूर्ख होने में। तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट, बट ये कोई अच्छा लेवल नहीं है राजनीति का। दिस इज नॉट अ गुड लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। और इस तरह की बयानबाजी से रमनीत जी असर तो पड़ता ही है ना जो वोटर है उसके मन पर, क्योंकि पंजाब के सीएम है इस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं और इस तरह की बयान दे रहे हैं, तो पंजाबियत पर तो असर पड़ेगा ना। लोग तो सोचेंगे ना वोट देने से पहले कांग्रेस को। मैं ना आपको बड़े डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं इन चीजों के। हाँ, इन चीजों का कुछ परसेंट फर्क पड़ता है, और जो लेट्स से जो इफेक्टेड हैं, जैसे मनीष तिवारी खुद हैं, मनीष तिवारी जो सीनियर कांग्रेस लीडर, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, ही बेसिकली इज सन ऑफ अ माइग्रेंट ना, तिवारी है ना, तो ये तो यूपी से आए, तिवारी पंजाब में तो नहीं है खास। सही कह। तो सिमिलरली अर्बन पॉकेट्स में लुधियाना इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, जलंधर में, अमृतसर में, बहुत सी जगहों में जहां पे बहुत ऐसे माइग्रेंट्स हैं, जिनके वोट्स हैं उनके बिल्कुल फर्क तो पड़ता ही है। और जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं इस बात की कि हमारे बच्चे भी यहाँ से माइग्रेंट बन के कनाडा गए हुए हैं, यूएस गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, यूरोप गए हुए हैं, अगर वहां पे कोई वहां का कोई फेडरल लीडर या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर विराजमान कोई व्यक्ति ये कह दे कि निकालो इनको घुसने नहीं देना, तो जगमीत है कनाडा में, एनडीपी का लीडर है, मतलब ही कॉल्स द शॉट्स इन कनाडा। तो अगर कल को किसी का पावर में शेयर होता है, जैसे यूके के अंदर वी हैव सेवरल, प्रीति पटेल जो इंटीरियर मिनिस्टर है यूके की, शी इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो कल को अगर कोई उठ के इस तरीके की बात करे तो मतलब ये क्या बात हुई? अगर
कोई काबिल है, अगर उसको लोग चुनते हैं, जनता की अदालत है बेसिकली, तो पीपल सिलेक्ट अ गवर्नमेंट एवरी 5 years। दिस इज डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में अगर कोई किसी माइग्रेंट को चुन रहा है, अभी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, जहां पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जो सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन माइग्रेंट्स हैं, वो जीत रहे हैं इलेक्शन, एंड दे आर बिकमिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो इसमें क्या कोई बड़ी बात है? ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। और ऐसे तो जब जितने भी तमाम महामहिम गवर्नर्स लगते हैं, कोई भी अपनी स्टेट में नहीं लगता। अब मनोज सिन्हा है, वो आजकल जे.एंड.के के गवर्नर हैं। हरियाणा से ये आचार्य देवव्रत है, वो गुजरात के गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल यूपी के गवर्नर। ये कोई बात थोड़ी ना कि आप इस तरीके से रिडिक्यूल करेंगे किसी को जो आपके प्रदेश का ना हो। और दूसरा, कांग्रेस के अंदर जैसे अभी आपने मनीष तिवारी की बात की, आनंदपुर साहिब से सांसद है वो, और वो कितना अलग थलग है इस वक्त पार्टी के अंदर कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि मैं कांग्रेस में हिस्सेदार हूं, कोई किराएदार नहीं हूं, कोई चाहे तो धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल दे। इससे पता चलता है कि वो किस तो कदर निकालेंगे उनको, धकेल दिए गए हैं। नहीं निकालेंगे उनको। वो भी मेरा ख्याल है निकाले जाने की वेट कर रहे हैं, निकालेंगे उनको, उनकी भी तैयारी है। तो ये कांग्रेस में ये जिस तरह से जो सीनियर लीडर है या जो अपनी बात बेबाक होकर कहते हैं रमनीक जी, उनको तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। इनको इनको गुलाम मुस्तफा चाहिए सारे, इनको सब चाहिए गुलाम। और इनको निजाम अपना चाहिए कि बस हमारा राज रहे, हमारा निजाम रहे। देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर वी ऑल नो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अब ये बात ढकी छुपी रह गई है, सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है। एक परिवार के बाहर उसमें नेतृत्व किसी को मिलता नहीं। उसके लिए चाहे ये पार्टी कैपिचुलेट हो जाए, खत्म हो जाए किसी प्रदेश में, जैसे बंगाल में इन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। और प्रधानमंत्री मोदी जी एक दिन पार्लियामेंट में बोल रहे थे, तो वो बता रहे थे कि 65 साल हो गए बंगाल में आए, 20 साल हो गए बिहार में आए। तो तमाम जितने स्टेट्स हैं उनमें बता रहे थे कि इतने इतने साल से कांग्रेस नहीं आई। आपको रिजेक्ट रिजेक्ट किया हुआ है लोगों ने। तो एक स्टेट में और रिजेक्ट हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, बस गांधी परिवार का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। अच्छा, ये शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी के अंदर क्या लग रहा है आपको? वहां पर भी कुछ सीटों को लेकर जो बंटवारा हुआ है, या वहां उनके वोट बैंक में किस तरह के समीकरण दिख रहे हैं? देखो क्या था कि जिस वक्त ये डिस्कशन चला कि बीजेपी ने कहा था उस वक्त जो परिस्थितियां थी उसमें कि हम एक दलित को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हम उप मुख्यमंत्री, अकाली दल ने कहा उप मुख्यमंत्री दलित को बनाएंगे। कांग्रेस ने जब उस वक्त नवजोत ने अपनी टीम बनाई तो उसने जो सोशल इक्वेशंस होती हैं उनको बड़ा ध्यान में रखते हुए उसने अपनी टीम बनाई। उसने जो अपने साथ लोग एज वाइस प्रेसिडेंट लिए स्टेट के उसको। तो समवेयर ये लग रहा था कि अकालीज, बिकॉज बादल जाट लॉन्च बेसिकली दे जाट, उन्होंने कहा कि यार ये जो 20% और 31% की जो इक्वेशन है, इट फॉर्म्स 51%। तो हर एक उसी इक्वेशन के ऊपर फोकस कर रहा था। तो उस फोकस करते करते इन्होंने कहा कि सिंस वी आर नॉट विद द बीजेपी एनीमोर, वी नॉट अ पार्ट ऑफ द एनडीए एनीमोर, और हमको कोई ना कोई, बिकॉज अकाली दल का रहा ही है सिर्फ इससे पिछले प्लान में 2017 वाले प्लान में इनके पास पूर्ण बहुमत था। उससे पहले हमेशा ही समर्थन के साथ, चाहे इनका 30 साल बीजेपी के साथ ही एनडीए का हिस्सा रहे, उससे पहले इनका बीएसपी के साथ ही था। तो दे गॉट टुगेदर विद बीएसपी एंड रहा इनके अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। बट आई थिंक के इनिशियली जो आम आदमी पार्टी को मालवा में लॉसेस हुए थे, वो सीधा सीधा शिरोमणि अकाली दल का गेन था। और अब जो कांग्रेस का लॉस हो रहा है वो आम आदमी पार्टी का गेन हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी काफी दिन तक स्टैग्नेट हो गई थी, रिवर्सल्स आ गए थे। तो थोड़ा सा इनके पास अपस्विंग गया, बट अभी भी आई फील के बहुमत से दूर है। और बिटवीन अकाली दल एंड बीएसपी, देखो क्या है कि दोनों की एक बड़ी ऑटोक्रेटिक सी सोच है, एक वे ऑफ वर्किंग है। चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो बादल परिवार हो, ये जल्दी जल्दी दोनों की जो पर्सनालिटीज है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये कैसे मैनेज करेंगे एक दूसरे के साथ रहना, हैज टू बी सीन, ये समय बताएगा। बट आई फील दैट बीएसपी विल नॉट प्ले अ मेजर रोल
बीएसपी के पास अगर कोई थोड़ा बहुत उनका दलित वोट बैंक है, तो अगर वो अकाली दल के साथ शिफ्ट होता है तो होएगा, बट मुझे कोई बहुत बड़ा रोल दिख नहीं रहा इस वक्त, बिकॉज अकाली दल अपने दम पे अगर कुछ कर गई तो कर गई। बीएसपी को जो इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के हिस्से में साथ में जुड़े थे, वो चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और कुछ तमाम किस्म के बयान आने के बाद चीजों में फर्क पड़ा है। पिछले 2-4 दिन में जो पीएम मोदी के दौरे रहे पंजाब के, उनसे कुछ फर्क पड़ा है, आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं, डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स तो होता ही है। जब एक इतना बड़ा लीडर आपकी स्टेट में लगातार 3 बार आ जाता है, उसके बाद बैक टू बैक और जो सीनियर लीडरशिप है आपकी पार्टी की वो आती है, तो कहीं ना कहीं उसका कंसोलिडेशन तो होता ही है वोट्स का। और अभी मैं थोड़ी देर पहले मोहाली से ही आया हूँ, वहां पे रोड शो था, तो मैं भी देख के चौंक गया। गाड़ियां बहुत ज्यादा थी और काफी देर, हमको करीबन पौना घंटा 50 मिनट जाम में लग गए मेरे को। तो हाँ, मतलब अच्छा लंबा चौड़ा रोड शो था। मतलब वो ट्रांसलेट कितना होगा वोट्स में, दैट नीड्स टू बी सीन, बट शो ऑफ स्ट्रेंथ अगर कहना हो तो मतलब इट अपीयर्स सो। बट अगेन ये एक ऐसा इलेक्शन है कि इसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉल एज ऑफ नाउ। और हाँ, ये दिलचस्प होगा कि जिस दिन परसों पोलिंग होती है, परसों शाम को जब 7-8 बजे के आसपास एग्जिट पोल जाएंगे, उस वक्त जो है हो सकता है कुछ परिस्थिति क्लियर हो, कुछ सिचुएशन क्लियर हो। और इस इलेक्शन के पोस्ट इलेक्शन जो एक समीक्षा होती है, उसमें ये बात पता लगेगी कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न हुआ है रिजल्ट आने के बाद। कि ये जितनी बातें हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि देयर इज 30% शेड्यूल कास्ट, 19% जट सिख वोट्स हैं, 30% ओबीसी है, अर्बन हिंदूज इतने हैं, रूरल हिंदूज इतने, ये जितनी बातें लोग करते हैं तमाम, उसके जो पिटारा है वो तो 10 तारीख को खुलेगा। रवनीत जी, आज प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर भी बहुत से सिख नेता मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, और साथ ही साथ गुरमीत राम रहीम आजकल पैरोल पर बाहर आए हुए हैं। डेरे के वोटर किस तरफ जाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है ना? वो तो हमेशा ही इस रीजन में, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल भी कुछ हिस्सों में जो डेरों का असर है। और जिनका आपने नाम लिया, आज 18 तारीख है, आज रात को उनकी तरफ से मैसेज चला जाएगा सबको, जितने उनके सेक्टर इंचार्ज हैं, जो उनके पॉलिटिकल विंग है डेरे की, उस पॉलिटिकल विंग के माध्यम से जो जितने प्रेमी बोलते हैं उनके पास मैसेज चला जाएगा। और तकरीबन 70-80% पोलिंग जिस तरफ कहा जाता है उस तरफ हो जाती है, ऐसा ऑब्जर्व किया हमने पिछले इलेक्शन। हरियाणा के चुनाव में भी हमने देखा था कि काफी बाजी पलटी थी। कई मतलब तकरीबन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतलब 5,000 से लेके 20,000 वोट्स के बीच में है इनके, तो यस, दे कैन बिकम अ डिसाइडिंग फैक्टर। और ये 5 कॉर्नर्ड इलेक्शन है। 5 कॉर्नर्ड इलेक्शन में तो एवरी वोट काउंट्स, और अगर कहीं बल्क वोट गिर रहा है कहीं, तो ऑब्वियसली वो तो महत्वपूर्ण है ही है। और आज प्रधानमंत्री ने कुछ सिख नेताओं के साथ अपने घर पर मुलाकात भी की है। रवनीत जी, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, वो सभी सूबों के हैं एक्चुअली ना, पता नहीं अब लोग कितना आप पहचानते हैं। कुछ उसमें 1-2 संत हैं जो हरियाणा के थे, कुछ यूपी के थे, कुछ पंजाब के थे, तो अलग अलग स्टेट्स के संत हैं उसमें शामिल। तो जितनी उनकी फॉलोइंग है, जहां पे उनका इन्फ्लुएंस है, जहां पे वो कह सकते हैं, वहां पे तो सभी लोग कहेंगे। और प्रधानमंत्री के साथ 1-on-1 मिलना, उनके घर पे जाके मिलना, इफेक्ट तो होता ही है। ये जो 5 कॉर्नर्ड है इस बार पंजाब में, इसकी तस्वीर तो अब 10 मार्च को ही साफ होगी, लेकिन ये भी देखना होगा कि कितनी ज्यादा तादाद में वोटर घरों से बाहर निकलते हैं 20 तारीख को। तब पता चल पाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी कितना है और कितना किसके फेवर में वोट होता है। आपने विस्तार से जो जानकारी दी पंजाब के चुनावी माहौल पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवनीत जी। नमस्कार। थैंक यू अंजलि, नमस्कार।